Hello friends, welcome all. This is Pyramid Classes and I am your math instructor Mamta Mo. Today we are going to discuss about the topic cross multiplication method to solve the pair of linear equation. As we have discussed earlier, there are two types of method, graphical and algebraic. In algebraic there are three subdivision, elimination method, substitution method, and this is the last method, cross multiplication method. Let us see what is the cross multiplication method. In this method we will cross multiply the coefficient to calculate the value of the variable of pair of linear equation. We will simply cross multiply the coefficient, and there is a particular method which I will going to discuss. It is, and this method is more better or much better result can be obtained using this method as compared to graphical method, substitution method and elimination method to solve the pair of linear equation. Let us see the working rule. Let us suppose the given pair of linear equation are a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2. Given 1 and 2 इक्वेशन, कोफिशिएंट क्या है आपके पास x के a1 a2, y के b1 b2 और कांस्टेंट के c1 c2. मैंने उसको लिखा. हमेशा मल्टीप्लिकेशन अप से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, डाउन से अप होगा. ओके, देखिए जब आपको वी हैव, अब नाउ लिखते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग x बाय लिखा तो हम x को छुपा देंगे, x को हाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए b1 c2 माइनस b2 c1. अब y है तो हमेशा हम y को माइनस y लेंगे और माइनस कांस्टेंट को -1 लेंगे ऊपर. ओके, बाय और बाय. अब y को देखना है तो अब इसको क्लोज कर दीजिए y को, तो आपका अप टू डाउन जाएंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1. कांस्टेंट को देखना है तो अप टू डाउन a1 b2 माइनस a2 b1. यहाँ पे हमने माइनस इसको इसलिए लिया है ताकि हमारा साइकिल जो है वो उसी फॉर्म में चले, अप टू डाउन और डाउन टू अप. अगर आप इसको यहाँ माइनस नहीं लेना चाहते तो साइकिल को आपको रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, और आपको कांस्टेंट के आगे माइनस इसलिए हमने रखा है क्योंकि जब हम कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस आएगा. तो हम नहीं चाहते कि हम इसको कोई भी चेंज करें, दिए गए इक्वेशन से हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकालें, इसलिए हमने इन दो माइनस को अज्यूम किया है. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा कोफिशिएंट के साथ उसका साइन लेंगे. ठीक है, चलिए. और आपने ये पहला पढ़ा है कि अगर आपके x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होता तो आपको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन, और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है. अगर आपके x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जाए और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जाए तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मिलता है. और अगर आपका x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जाए लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल ना हो तो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है. ठीक है, अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन है तभी हम थर्ड स्टेप में जाएंगे क्योंकि यूनिक सोल्यूशन से आपको x और y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी. लेकिन हमेशा याद रखिए जो कांस्टेंट टर्म के नीचे ये फैक्टर आया ये हमेशा नॉन जीरो होगा, तभी आपको ये वैल्यू मिलेगी. और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में आपको कोई मतलब आप डायरेक्टली लिख देंगे कि वी हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन के केस में डायरेक्टली नो सोल्यूशन लिखेंगे. लेकिन इस मेथड से सिर्फ हमको यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू मिलती है. ओके, चलिए देखते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके. प्रॉब्लम दिया कि एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर टू एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. ठीक है, और ये कह रहा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाएगी अगर आप 1 को माइनस कर दीजिए किससे, न्यूमरेटर से, और फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी अगर आप 8 ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में. सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं राइट, न्यूमरेटर को n मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को m मान लेते हैं. तो फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा हमको, n/m. चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 होती है. 1/3 कब होती है, लेकिन जब हम न्यूमरेटर में 1 को माइनस करते हैं तो n - 1/m इज इक्वल टू 1/3. और आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 होती है जब आप 8 ऐड करते हो किसमें, डिनोमिनेटर में, m में. तो यहाँ हो जाएगा n/m + 8 इज इक्वल टू 1/4. इसको दिया इक्वेशन 1, इसको दिया इक्वेशन 2. अब इसको सॉल्व करते पहले इसको रीराइट करते फॉर्म में. तो n दोनों को एक साथ लिख लिया, n - 1/m इक्वल्स टू 1/3, n/m + 8 इक्वल्स टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये m इधर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 3 ऑफ n - 1 इंटू m, सिमिलरली 4 इंटू n, और ये इधर जाएगा तो 1 इंटू m + 8, 1 इंटू m + 8. अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3n - 3 इक्वल्स टू m. तो 3n - 3 इक्वल्स टू n. 4n इज इक्वल्स टू, ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज m + 8, 4n इक्वल्स टू m + 8. चलिए अब अननोन्स को एक तरफ रखते हैं और नोन क्वांटिटीज को एक तरफ लेके जाते हैं. तो आपको क्या मिलेगा, 3n इधर आएगा तो ये हो जाएगा -m, और ये इधर जाएगा तो +3. 3n - m इक्वल्स टू +3, 4n - m इज इक्वल्स टू +8. अब ये हुआ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. अब ये हमको फॉर्म में मिला लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के.
अब हम अपना थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक मेथड, दैट इज यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले n जिसको हमको कैलकुलेट करना है हम उसको हाइड करते, उसको हाइड करके नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं बचे हुए फैक्टर्स के। तो यहाँ कोफिशिएंट है -1, 3 एंड 8, -1, 3 एंड 8। m को हाइड किया तो कोफिशिएंट बचा 3, 4, 3, 8, 3, 4, 3, 8। कांस्टेंट को हाइड किया तो बचा 3, 4, -1, 3, 4, -1। सेम मल्टीप्लिकेशन अप टू डाउन, डाउन टू अप, माइनस, अप टू डाउन, डाउन टू अप, माइनस, अप टू डाउन, माइनस, डाउन टू अप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं n बाय -1 इंटू 8 इज -8 और बीच में सब्ट्रैक्शन का -3 इंटू -1 इज -3, माइनस m की जगह -m, 3 8 ज़ा 24, -12 और यहाँ हो जाएगा -1 की जगह -1, -3 माइनस ऑफ -4, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो n बाय -8, माइनस माइनस इज पॉजिटिव, +3 -m, 24 में से 12 गया तो 12 और -1 बाय -3 और ये माइनस माइनस +4। तो देखिए -8 + 3 इज -5, ये तो सॉल्व हो गया था 12, -3 + 4 इज +1। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, कांस्टेंट के फ्रैक्शन को। तो n बाय -5 इज इक्वल टू -1 बाय 1, -m बाय 12 इज इक्वल टू -1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू -5, -1 इज +5 और n इंटू 1 इज 1, -m इज इक्वल्स टू -12 मिलेगा हमको। तो m इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 12, तो हमारा न्यूमरेटर होगा 5 और डिनोमिनेटर होगा 12। चलिए, तो हैंस द फ्रैक्शन इज n बाय m दैट इज 5 बाय 12। वेरीफाई करके देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या था। हमारा दिए गए इक्वेशन था n माइनस, न्यूमरेटर में 1 माइनस करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 होती है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड देता है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। यस, तो n -1 बाय m, तो n की जगह रखा 5, m की जगह रखा 12, तो 5 - 1 इज 4, 4 बाय 12 इज 1/3, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या था, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 होता है। यहाँ रखा n की जगह 5, m की जगह रखा 12, 12 + 8 इज 20, 5/20 इज 1/4, जो राइट हैंड साइड है। तो हमारा इक्वेशन वेरीफाइड होता है, मतलब हमारा दिया गया प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, x - 3y = 3, 3x - 9 = 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। पहले x को निकालना है तो x को हाइड करिए, कोफिशिएंट है माइनस, बचा -3 - 9 3/2, -3 - 9 3/2, -1 को हाइड किया, -y को हाइड किया तो 1 3 3 2, 1 3 3 2 और कांस्टेंट को हाइड किया तो 1 3 -3 -9। सेम वही अप टू डाउन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन और डाउन टू अप मल्टीप्लिकेशन। अब 3 2 ज़ा -6, -3 इंटू 2 इज -6 और बीच में माइनस आया, 9 3 ज़ा 27, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव। -y 2 1 ज़ा 2, -3 3 ज़ा 9, -1 1 इंटू -9 इज -9, बीच में माइनस साइन, 3 इंटू -3 इज -9। चलिए रिजॉल्व करते हैं इसको। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन में जाएगा -6 + 27, 2 - 9 और ये -9 + 9। ठीक है, अब -6 27 तो 21, 2 - 9 इज -7, +9 - 9 इज 0। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स ऑफ y, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द कांस्टेंट के रेशियो का कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर नहीं है। मतलब अगर कंपेयर करते, चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, आपको मिलता है a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, a2 की वैल्यू यहाँ 3 है, b1 -3, b2 -9, c1 3 एंड c2 2। ओके, a1 बाय a2 दैट इज़ 1/3 और b1 बाय b2 का रेशियो निकालेंगे तो अगेन 1/3 मिलेगा, लेकिन c1 बाय c2 का रेशियो होता है 3/2। तो 1/3 तो इक्वल हो गया, लेकिन ये 3/2 के इक्वल नहीं है। तो हमारा दिए गए इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है हमारी, अनडिफाइंड। ओके, इट इज़ अनडिफाइंड। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, -3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। इक्वेशन दिया 1, इक्वेशन नंबर दिया 2। अब यहाँ देखिए a1 की वैल्यू 3, a2 6, b1 -5, b2 -10, c1 20, c2 इज 40। 3 एंड 6 का रेशियो निकालेंगे तो 1/2, -5 और 10 का निकालेंगे तो अगेन 1/2, 20 और 40 का निकालेंगे तो अगेन 1/2। मतलब a1 रेशियो a2 इज इक्वल्स टू b1 रेशियो b2 इज इक्वल्स टू रेशियो c1 रेशियो c2। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो हमको क्या सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलता है। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यही हमारे दिए गए प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ओके।
तीन केस सॉल्व किए जहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मिल जाएगा या नो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि मिसिंग टर्म्स पूछा जाए, सिर्फ वही पॉइंट टू रिमेंबर को ध्यान में रख के आपको मिसिंग टर्म्स निकालने बोला जाए। जैसे ये दो इक्वेशन दिया है, आपको बोल रहा है कि ये दोनों का क्या हो रहा है, इन्फिनिटली नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं, मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। वो किस केस में आते हैं इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, जब कोफिशिएंट a1/a2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट b1/b2 हो जाए इज इक्वल टू कोफिशिएंट c1/c2 हो जाए। सिर्फ हम इस फैक्टर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ a1 की वैल्यू 2, a2 इज a माइनस b, b1 इज 3, b2 इज a प्लस b, c1 इज 7 एंड c2 इज 3a प्लस b माइनस 2 होता है। तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए इन्फिनिटली मैनी के केस में, तो तीनों का इक्वल हुआ। अब फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू फ्रैक्शन लिया हमने 2/a माइनस b, 3/a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस b और 3 ऑफ a माइनस b, ओपन किया तो 2a 2b 3a माइनस 3b। अब देखिए 2b यहाँ पे है, हमने इस 3b को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस था तो ये इधर आया तो पॉजिटिव, 3a यहाँ था तो एज इट इज़ यहाँ पे प्लस 2a था, इधर गया तो माइनस 2a, तो 2 + 3 इज़ 5b और 3 - 2 इज़ 1, दैट इज़ 5b की वैल्यू a के बराबर होती है। अब लास्ट टू फ्रैक्शन लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। लास्ट टू फ्रैक्शन लिया 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को रख देंगे, एक ही जगह रखा 5b, एक ही जगह यहाँ रखा 5b, अब एक ही जगह यहाँ 5b रखूंगी तो 5 × 3 इज 15b हो जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला हमको 6b नीचे और यहाँ मिला 16b माइनस 2। ओके, अब 3/6b मतलब 3 1s and 3 2s are, that is 1/2b is equals to 7/16b minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 16b minus 2 is 16b minus 2 and 7 × 2b is 14b, तो यहाँ वहाँ प्लस 14b, इधर लेके जाएंगे तो माइनस 14b, तो 6b माइनस 14b, माइनस 2 था इधर गया तो प्लस 2, तो 16 में से 14 गया तो 2b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हो गई a और a की वैल्यू तो 5b, तो b की जगह हमने रखा 1 तो a की वैल्यू मिल गई 5। इस तरह आप अननोन्स की वैल्यू दिए गए इक्वेशन से कि सोल्यूशन कैसा है उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर दिए गए इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होता है, आपका इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 1, 2k - 1x, k - 1b, k - 1y एंड 2k + 1, आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। अब बताइए आपको नो सोल्यूशन में क्या मिलता है, x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं होता। हमने वही लिखा, x के टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो। फर्स्ट टू फ्रैक्शन को इक्वेट करते एक दूसरे से, 3/2k - 1 1/k, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ऑफ k - 1 और ये हो जाएगा 2k - 1 × 1 इज एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3 × k इज 3k - 3। ओके, अब ये -2k इधर पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव 3k - 2k, ये 3 इधर था नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव 3 - 1, 3 में से 2k गया तो बचा k और 3 - 2 गया तो 3 में से 1 गया तो बचा 2, और ये इसका सोल्यूशन है। इस तरीके से आप दिए गए प्रॉब्लम्स के अननोन की वैल्यू, सिमिलरली हम ऐसे अननोन्स के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम यूज़ करके दिस मेथड का कि कैसा सोल्यूशन है, यूनिक, इन्फिनिटली मैनी और नो सोल्यूशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please don't forget to press the notification bell for the further topic. In the next lecture, upcoming lecture, we were going to discuss how we can reduce the equation to the pair of linear equations. Okay, and then we solve it. Okay, thank you.